हाँ तो बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सबका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है, जोरदार वेलकम है जी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस में। किसमें? टॉपर चॉइस में आप सबका जोरदार वेलकम है। मेरे बच्चों, हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट किया था। चैप्टर का क्या नाम था? प्रकाश का अपवर्तन। उसका एक लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिया आप लोगों को। ये उसी चैप्टर का दूसरा लेक्चर है आज। तो आप लोग जल्द से जल्द क्या करिए, हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ जाइए। अगर अभी तक इसको आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर हमारा चैनल है टॉपर चॉइस। क्या है? टॉपर चॉइस। इसको आप लोग जल्द से जल्द क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है? आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। थोड़ा सा गले में खराश है, उसके लिए थोड़ा वॉइस चेंज लगेगा, तो उससे ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग बस क्या कीजिए, मेरी बातों पर ध्यान कीजिए, गौर कीजिए, जो मैं बता रहा हूं उसको आप लोग सीखिए। और मैं वादा करता हूं आप सबसे कि आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे, 90 प्लस स्कोर करके ही आएंगे साइंस में। 100 आउट ऑफ 100 भी कर सकते हैं अगर मन लगाकर हम लोग जितना आप लोग को कंटेंट दे रहे हैं, जितने कॉन्सेप्ट आप लोगों को करा रहे हैं, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर उनको आप लोगों ने याद कर लिया तो आप लोग का 100 आउट ऑफ 100 यानी 100 में से 100 नंबर कन्फर्म है। 100 तो नहीं कहेंगे क्योंकि 20 नंबर तो प्रैक्टिकल का होता है। अगर आपके कॉलेज और स्कूल में आपका कैरेक्टर अच्छा है भाई, कैरेक्टर अच्छा है तो आप लोग को 20 में 20 मिल जाएंगे, नहीं तो 18 से 19 नंबर कोई रोकेगा नहीं। ठीक है? तो 80 में मान लीजिए, हम लोग तो थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी 80 नंबर का, तो 80 में आपका 80 नंबर एकदम कंफर्म आप लोग ला दीजिएगा। कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, बस आप लोग हमारे कंटेंट पर ध्यान दीजिए। तो हमारा चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो या फिर सब्जेक्टिव फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? कल हम लोगों ने सघन माध्यम, विरल माध्यम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ लिया था। और मैंने बोला था कि आप लोगों से मैं कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए ये क्या हो गया, एक लाइट आ रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाएगी, क्रॉस करेगी, तो वो हल्का बेंड हो जाएगी। या तो वो नॉर्मल से दूर यानी कि अभिलंब से दूर भागेगी, या फिर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यही दो तीन मैंने आपको केस दिया था, शायद आप लोगों को केस याद हो। याद तो होना ही चाहिए, अगर याद नहीं होगा तो वो वीडियो आप लोग फिर से देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक? ऐसे लाइट आती है तो इस लाइट को जाना चाहिए था इधर, क्योंकि लाइट हमेशा सीधी रेखा में जाती है। लेकिन मीडियम क्या हो गया, माध्यम क्या हो गया, चेंज हो गया। माध्यम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वो अपना क्या कर लेगी, रास्ता बदल लेगी। क्या कर लेगी, रास्ता बदल लेगी, बेंड होगी। या तो अभिलंब से दूर जाएगी या फिर अभिलंब के पास आएगी। क्या होगी, अभिलंब से दूर जाएगी या फिर अभिलंब के पास आएगी। ठीक है? तो ये हो गया आपका एंगल आई यानी आपतन कोण, और ये आपका क्या हो गया, अपवर्तन कोण, एंगल आर। तो चलिए, ये क्या है, ये है अभिलंब। क्या है, अभिलंब। आप लोग एक नजर देख लीजिए इसको, अभिलंब। ये आपका क्या है, मीडियम है, मान लीजिए कोई मीडियम 2 मान लीजिए इसको, मीडियम 2, या फिर इसको C2 कर दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। और ये आपका क्या है, मान लीजिए एयर से आ रही है तो मीडियम 1 हो गया या फिर C1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी प्रकाश की किरण है, पढ़ने के बाद बेंड हो जा रही है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, इसको इंग्लिश में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें एक ये किरण आ रही है, तो जो किरण दो माध्यम को अलग करने वाले सतह पर पड़ेगी, जो किरण दो माध्यम को अलग करने वाला सतह यही है,
एक ये माध्यम था और एक ये माध्यम है, तो इसको अलग करने वाला सतह यही है। तो जो किरण दो माध्यम को अलग करने वाले सतह पर पड़ती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं लाडलो? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहां से अपवर्तन होने के बाद, लाइट को मुड़ने के बाद जो किरण बाहर निकल जाती है, चली जाती है, ये जो आप लोग किरण देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अपवर्तन के बाद जो लाइट बाहर निकल जाती है उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। और हम लोग इसके जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, दोनों सतह को अलग करने वाला जो एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपतित किरण पड़ी है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और यहां से जो एक नॉर्मल खींचे हैं, लंब डाले हैं, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। मान लीजिए पूछ दिया एक नंबर में कि अभिलंब किसे कहते हैं, दे देगा डिफिनेशन, तो आप लोग मार लीजिएगा क्या कि हाँ इसको अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपतन, अभिलंब और आपतित किरण से बने हुए कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग बोलेंगे अपवर्तित कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित कोण। आप लोग इसको छोटा छोटा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे एक पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक। क्या पढ़ना है भाई? अपवर्तनांक। मैंने बताया था कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, अधिक होगी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम को हम लोग विरल माध्यम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा, मैंने इसको बताया था आप लोगों को, ठीक है। अपवर्तनांक कम होगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? विरल माध्यम। विरल माध्यम, ठीक है। और इसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में लाइट की स्पीड जो होती है, प्रकाश का जो गति होता है वो ज्यादा होता है, ठीक। और ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा वैसे वैसे लाइट की जो स्पीड है वो घटेगी। जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा वैसे वैसे लाइट की जो स्पीड है वो कम होगी। ये बात नोट करने वाली है भाई, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जैसे जैसे अपवर्तनांक, जिस माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उस माध्यम में प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो गति है वो कम होती जाएगी। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए चलिए तो हम लोग देखते हैं कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। आप लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर होगा कि सर अपवर्तनांक है क्या? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अपवर्तनांक आखिर है क्या? अपवर्तनांक क्या है? तो आप लोग देखिए यहां पे शून्य में एक पॉइंट आता है, शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य कहने का मतलब वैक्यूम। क्या? वैक्यूम। शून्य यानी वैक्यूम, या फिर इसको हम लोग निर्वात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? निर्वात। और लगभग लगभग निर्वात में जितना चाल होता है प्रकाश का, उतना ही चाल लगभग में
वायु में भी होता है, एयर में भी होता है। किसमें? एयर में भी उतना ही चाल हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग वैक्यूम और एयर को सेम मानेंगे। क्या मानेंगे? वैक्यूम और एयर को सेम मीडियम यानी कि सामान्य माध्यम मानेंगे। क्या मानेंगे? समान माध्यम। लगभग उसमें लाइट स्पीड सेम ही होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए शून्य में यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, देखिए एक अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक, अपवर्तनांक, तो इसको आप लोग ऐसे समझिए, अपवर्तनांक हमेशा किसका होगा? अपवर्तनांक हमेशा एक माध्यम का ही होता है। अपवर्तनांक अपने में कुछ नहीं है। अपवर्तनांक क्या है? एक माध्यम का मान है। लाइट के स्पीड को जैसे कि लाइट स्पीड कम होती जाती है, उसी का मान निकालने के लिए हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं। तो अपवर्तनांक हमेशा क्या होता है? एक माध्यम का ही होता है। अपवर्तनांक हमेशा क्या होगा? एक माध्यम का ही होगा। जैसे वायु का अपवर्तनांक, वायु क्या है? एक माध्यम है। जल क्या है? एक माध्यम है। तो जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, निर्वात का अपवर्तनांक, ठीक है, और जैसे हीरा का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, जैसे जैसे माध्यम बदलता जाएगा, अलग अलग होता जाएगा, अपवर्तनांक का मान भी अलग अलग होता जाएगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के यानी कण के जो बीच की दूरी है हमेशा घटती बढ़ती रहती है, उसी के आधार पर अपवर्तनांक निकलता है। तो देखिए अपवर्तनांक क्या कहेंगे? एक माध्यम का अपवर्तनांक वह मान है, एक माध्यम का अपवर्तनांक वह मान है जब शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य यानी निर्वात, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या हम लोग बोलेंगे? उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, इसके अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक। इसको हम लोग ऐसे एन से डिनोट करते हैं या फिर इसको हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक वह मान है जब शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निकाल देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? अपवर्तनांक प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? उतना हार्ड ये टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। इसको आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक ना। अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या कहलाता है? उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया कांच, मान लीजिए एक कांच हो गया। कांच क्या है? एक माध्यम है। कांच क्या है? एक माध्यम है। शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है? मान लीजिए कुछ भी होती है, एक्स मान लीजिए। क्या होती है? एक्स, इसको छोड़िए, एक्स मान लीजिए। शून्य में प्रकाश की चाल मान लीजिए एक्स है और कांच में प्रकाश की चाल क्या है? वाई है। मान लीजिए वाई है, तो इसके अनुपात जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इस कांच का अपवर्तनांक मिलेगा, वाई का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई। क्या निकलेगा? वाई का अपवर्तनांक यानी कि कांच का अपवर्तनांक निकलेगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा उसमें प्रकाश की चाल को हम लोग शून्य में प्रकाश की चाल से भाग कर देंगे, उसका अनुपात निकाल देंगे, तब हमें उस माध्यम का अपवर्तनांक निकल जाएगा, मालूम चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए शून्य में यहां छूट गया है, देखिए शून्य में प्रकाश की चाल के अनुपात को, इसमें तो आधा ही दिया है, सॉरी माफी चाहते हैं, पीपीटी में आधा दिया हुआ है लेकिन मैंने बता दिया कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसको अक्षर एन से सूचित किया जाता है। किससे? एन से। ठीक है, या फिर आप लोग म्यू से भी सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। सूर्य में प्रकाश की चाल यानी सी, उस माध्यम में प्रकाश की चाल यानी सी मीडियम, इसी से हम लोग का क्या निकल जाएगा, अपवर्तनांक निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भाई, अपवर्तनांक निकल जाएगा। जैसे यहां देखिए कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और जो कांच में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होती है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको कटा देंगे तो 3/2 यानी 1.5 आएगा। तो 1.5 क्या हो जाएगा, इसका कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, कुछ अपवर्तनांक के यहाँ पर इंडेक्स में मैंने दे दिया है, यहाँ सूची बनाकर दे दिया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तालिका है, इसमें देखिए वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1.003, पानी का 1.33, किरोसिन का 1.44। कोई दिक्कत, आप लोग अगर इसको याद भी कर लीजिएगा अपवर्तनांक को, तो आप लोगों को उस माध्यम में प्रकाश की चाल भी मालूम चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी। देखिए देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक, मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, इसको आप लोग याद कर लिए हैं 1.5। इसके चाल आप लोगों को नहीं मालूम है, इसकी चाल क्या है आप लोगों को नहीं मालूम है, तो यहाँ आप लोग x लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा। अब आएगा ये उधर जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा, या तो आप लोगों को अपवर्तनांक याद होना चाहिए या फिर किसके लिए, उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने के लिए। अगर अपवर्तनांक नहीं याद है तो आपको प्रकाश की चाल याद रखना पड़ेगा, किसके लिए, अपवर्तनांक निकालने के लिए। आई होप आप सबने बहुत बढ़िया से समझ लिया होगा इसको। चलिए हम लोग अपना मुख्य टॉपिक, मेन टॉपिक पर आते हैं। वो क्या है, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी के लिए। अगर पीडीएफ अभी नहीं मिला होगा आप लोगों को तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो मुख्य टॉपिक है इस चैप्टर का मुख्य टॉपिक क्या है, अपवर्तन के नियम। ये एग्जाम में हमेशा पूछता है भाई, एग्जाम में हमेशा पूछता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ देता है। नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको याद रखना जरूरी है। अगर ये नहीं भी पूछेगा तो ये तो जरूर पूछ देगा कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा। तो आप लोग बोल दीजिएगा 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम है, 2 है। देखिए कौन कौन है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम देखिए यहाँ पे, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये आपको कैसा लग रहा है, परावर्तन के पहले नियम के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ वैसा ही है, परावर्तन जैसा ही है, लेकिन उसमें रिफ्लेक्ट होता था, इसमें आर पार जाएगा लेकिन अपना रास्ता क्या कर लेगा, बेंड कर लेगा, मोड़ लेगा, बस इतना ही अंतर है। तो पहला नियम यह है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहां देखिए, देखिए यहां पर ये हो गया आपतित किरण, ऐसे आया ऐसे चला गया, और ये अभिलंब ऐसे आया ऐसे चला गया। तो प्लेन क्या है, प्लेन क्या है, एक ही है, एक ही समतल है। ऐसे डालेंगे तो ऐसे जाएगा, अगर ऐसे डालते प्रकाश को अगर ऐसे डालते तो ये कैसे जाता, ऐसे जाता। प्लेन हमेशा सेम रहेगा, ये नहीं कि ऐसे डालेंगे ना तो ऐसे भाग जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। जिस प्लेन में डालेंगे, जिस समतल में डालेंगे, उसी समतल में क्या हो जाएगा, वो बेंड करेगा। ये आपका पहला नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण यानी कलर के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है।
क्या होता है, नियतांक होता है। ये जया आप लोगों ने पहली बार शायद सुना होगा, जया क्या कहलाता है। जैसे आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, कहाँ, ट्रिगोनोमेट्री में, साइन, कॉस, टैन, ऐसे ये सब पढ़े आप लोग। तो हम लोग साइन को ही क्या बोलते हैं, जया बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, जया। ठीक है, साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जया बोलते हैं। तो जो आपतन कोण की जया है और अपवर्तन कोण की जया, यानी साइन आई बटा साइन आर, यही हुआ। इसका अनुपात ये हो गया, बटा कर देंगे तो अनुपात हो जाएगा। क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक यानी कांस्टेंट। इसको हम लोग के से सूचित कर लेते हैं। ठीक है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक क्या होता है, इसका अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, देखिए लेकिन शर्त है, उसमें भी एक शर्त है। क्या शर्त है, एक विशेष वर्ण के लिए किसी विशेष कलर, किसी विशेष कलर, कलर का जो कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। कलर क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए, वही कलर होना चाहिए। या फिर माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, देखिए किन्हीं दो माध्यमों, माध्यम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे कि अगर अगर ये लाइट वायु से आई, एयर से आई, वायु से आई और बेंड होकर, ये देखिए मान लीजिए एक कांच की सिल्ली है, कांच की सिल्ली है तो हल्का बेंड होगी, बेंड होगी, इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे बेंड हो जाएगी। ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो ऐसे बेंड हो गई, मान लीजिए ऐसे बेंड हो गई। ठीक, तो माध्यम क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। मीडियम क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। इस सूत्र को साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट, इसको मतलब कि सिद्ध करने के लिए जो जो माध्यम है हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। अगर वायु से कांच में आई तो अगला एंगल भी वायु से कांच में ही होगा। इसी में हम लोग एंगल को चेंज कर सकते हैं। जैसे साइन आई मान लीजिए साइन 30 डिग्री, और साइन आर कितना हो जाएगा, उससे हल्का कम होगा क्योंकि ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। अगर सघन से विरल में जाएगा तो आर बड़ा हो जाएगा और आई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक, तो हमेशा एक नियतांक आएगा। अगर मान लीजिए यहां मान लीजिए साइन आई बराबर साइन 30 डिग्री लिखे और साइन आर बराबर हम लोग साइन, देखिए साइन आई बराबर हम लोग 30 डिग्री लिख दिए, साइन 30 डिग्री, और साइन आर इससे थोड़ा कम होगा, मान लीजिए 20 डिग्री, मान लीजिए 20 डिग्री। अगर इसका मान आया 1.2, मान लीजिए इसका मान आया क्या 1.2, सपोज मान लीजिए कि इसका मान आया 1.2, तो अगर माध्यम यही रहेगा, अगर हम लोग एंगल क्या कर देंगे, चेंज भी कर देंगे, ये साइन 60 डिग्री कर दिए और यहां साइन 45 डिग्री कर दिए, फिर भी क्या आएगा, आंसर आपका 1.2 ही आएगा। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यही है माध्यम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एयर से आया कांच में गया तो अगला वाला एंगल भी होगा जो एयर से आया होगा और कांच में ही जाएगा। इसको हम लोग यहां से एंगल चेंज कर सकते हैं। लाइट को और 30 डिग्री पर छोड़े हैं, 60 डिग्री पर छोड़ेंगे, लेकिन जो मीडियम होगा सेम होना चाहिए। एयर से वाटर में जा रही है तो उसमें भी एयर से वाटर में जाना चाहिए। मीडियम हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। साइन 60 भी रखेंगे और साइन 45 रखेंगे तो ये भी एक 1.2 ही आएगा, हमेशा 1.2 आएगा। यहाँ साइन 75 भी रख दिए, साइन 75 भी रख दिए या साइन 60 रख दिए तो भी मान कितना आएगा, 1.2 ही आएगा। एक हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही प्राप्त होगी सेम मीडियम के लिए। किसके लिए, सेम मीडियम के लिए। अगर एयर से आया है कांच में गया है, अगला एंगल जब हम लोग लाइट को छोड़ेंगे, अगला एंगल भी एयर से कांच में ही होना चाहिए, हवा से कांच में ही होना चाहिए। ये नहीं कि हवा से इसमें छोड़ दिए पानी में तो सेम नहीं प्राप्त होगा। हवा से हम लोग को कांच में ही लाइट को छोड़ना पड़ेगा। एंगल आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जो आपका वैल्यू मिलेगा वो हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा। 1.2 है तो हर एक एंगल पर 1.2 ही होगा, अगर 1.5 है तो हर एक एंगल पर 1.5 होगा। यह है आपका दूसरा नियम।
और इसी नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। किसका नियम? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी इसी नियम को कहा जाता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। जो हमारे स्नेल भाई साहब थे, उन्होंने ही इस नियम का प्रतिपादन किया था। ये नियम कौन दिए थे? हमारे स्नेल भाई साहब, एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक नियम दिया, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल का नियम क्या था? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। ठीक है, सेम मीडियम के लिए, मीडियम सेम होना चाहिए, शर्त है भाई, लेकिन इसमें मीडियम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, या फिर एक विशेष कलर, कलर भी क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। यानी कि हरे से हम लोग लाल में छोड़ रहे हैं, फिर हरा से पीला में छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा सेम कलर होना चाहिए और सेम मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो स्नेल का नियम यह है। एग्जाम में 1 नंबर में हमेशा पूछता है कि स्नेल का नियम कौन है, स्नेल का नियम क्या है। 2 नंबर में पूछ देगा कि स्नेल के नियम को लिखें। तो स्नेल का नियम क्या है? साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए और एक बात, इसी से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। इसी सूत्र को हम लोग अपवर्तनांक भी इसी सूत्र को कहते हैं। जैसे यहां पर देखे थे n21, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 का अपवर्तनांक का अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। ये दोनों सेम है। यहाँ साइन आई बटा साइन आर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n2 बटा n1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपको अपवर्तनांक मिल जाएगा इसका। ये दोनों क्या है? अपने आप में संबंधित है। क्या है? सेम है, सेम। अपवर्तनांक भी इसी नियम के तहत चलता है। सेम इसको बोल सकते हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया 2 नियम। इसको हम लोग और आगे बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मजे से रहिए, घूमिए फिरिए, लेकिन पढ़ाई पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, और आगे की पढ़ाई, आगे के टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, टाटा।